हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत। क्योंकि कल मैंने पूरा मुगल एम्पायर कंप्लीट करा दिया था 1526 से 1857, पूरे 1 घंटे के वीडियो में लगभग जो है 200 से भी ज़्यादा प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव कराए। फिर से आज हम लोग करेंगे 1206 से 1526 के बीच जो दिल्ली सल्तनत रहा है। मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट दिल्ली सल्तनत हम लोग देखेंगे। इसको गुलाम वंश भी कभी कभी कहा जाता है। तो यहाँ से भी 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बनाएंगे और एक ही वीडियो काफ़ी है। और कल वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस, लगभग सभी हिस्ट्री के टॉपिक मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, मेडिएवल, एनिशियंट, मॉडर्न, सब हिस्ट्री के वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी सभी में हेल्प करेगा। चलिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं। इतना कर लेंगे आप तो दिल्ली सल्तनत से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। सल्तनत काल 1206 से 1526, दिल्ली सल्तनत इसी को बोलते हैं। खुद से पहले प्रयास करिएगा, सभी क्वेश्चंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन है आपके सामने कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला जो है प्रथम शासक बना था। गजनी का प्रथम शासक जो सबसे पहले सुल्तान कहलाया वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी सभी आक्रमण हुए हैं 1000 से 1026 के बीच, इसमें सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आक्रमण था वो था सोमनाथ के मंदिर पे जो इसने आक्रमण किया था 1025-26 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य वो था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो अलबरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। ठीक है, ये महमूद गजनवी के जो है भारत पर आक्रमण के समय भारत आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी तो ये थी फारसी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत बार है, एनडीए, बीपीएससी, एसएससी, यूपी, पीसीएस सब में पूछा गया है। तो आगरा नगर की जो है स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी। पोलो एक गेम है, चौगान जो घोड़े पर चढ़ के और एक स्टिक के सहारे गेंद को मारते हैं, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तराइन का पहला लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। ये तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो ये कौन था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या इसने कर दिया था। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था। ये छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसी ने शुरू किया था अपना। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया है दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था।
सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, संकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी प्रचलित की? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे के सिक्के का एक जो है मुद्रा इसने स्टार्ट किया था 1329 और 30 के बीच में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली जो है इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, इनाम भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी भूमि की प्रथम महिला शासिका यानी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यात्री जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का था, मोरक्को से आया था। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो महमूद गजनवी जो था ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन कौन से उपाधि धारण किए? तो इसने उपाधि धारण किया, ये दोनों हो जाएगा कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, ए और बी दोनों, या अमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी तो ये था उद्भांडपुर, ओहिंद और बहिंद, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था जो है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जाट के विरुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों को बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये था जयपाल, इसी ने आत्मदाह कर लिया था बार बार तुर्कों से पराजित होने के बाद। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये अलबरूनी था, लेखक उल्बी था, बैहाकी था, ये तीनों थे। फिरदौसी नहीं था, शाहनामा का लेखक। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो ये था लाहौर, जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो ये किया था इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाया था इक्तादारी प्रथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक, लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, तो ये कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी मतलब 1200 से 1300 के बीच में, तो ये अधिकारी होता था, इसका नाम था खान, सर्वोच्च अधिकारी सेना का। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? पूरा किया यहाँ पे पूछा है, तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगर शुरू किसने किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पहला तुगलक सुल्तान था। पंजाब की हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये किया था कल्लर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ये संदर्भ है बहलोल लोदी का। अल्बेरुनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? अल्बेरुनी, अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका आंसर करिए। इसके ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलाते हैं इसको। निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत था। मलिक काफूर जो था ये 1000 दिनारी भी कहलाता था। ठीक है, और इसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी ये नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने दास राजवंश को उखाड़ फेंका। तो ऐसे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए आप लगा सकते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है पूछा है। तो संबंधित इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये सब तो आपके मुगल काल में है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये भी देखिए आरआरबी टेक्नीशियन 2004 का क्वेश्चन है। तो 17 बार इसने आक्रमण किया है भारत पे। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहासकार में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था उलेमा के दखल का विरोध। नेक्स्ट है, अल्बेरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें समीक्षा किया गया है, देखिए भारतीय गणित हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, ये सब हो जाएगा इनमें से सभी। अल्बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अल्बेरूनी का पूरा नाम तो अबू रेहान मोहम्मद इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, अल्बेरूनी के अनुसार अत्यंज मतलब चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे कौन कौन थे? तो इसमें शामिल थे, ए और बी दोनों हो जाएगा, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, ये सब ए और बी दोनों हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, किताबुल हिंद को ही 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह हिंद का युद्ध 1008-9 में निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? ये हुआ था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो अस्थाई सेना रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये पढ़ना पड़ेगा इसे ध्यान से आपको, उसके बाद आंसर करना है। इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, पहला स्टेटमेंट है इसका। उसके बाद हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। और तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे दाम तक बढ़ा दिए गए। तब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए ये दिए गए जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, सभी सही हैं।
नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? ये था खिज्र खां सैयद। ठीक है। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था गुलरुखी के नाम से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में गलत है बताना है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये सही है। दूसरा है कि 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। तीसरा है, उसने जो है हबसी सरदार मालिक याकूत को नयाब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया था, ये भी सही है। ये चौथा गलत है यहाँ पे कि रजिया ने सबसे पहले तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये डी गलत है इसमें। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बलबन से संबंध में जो है गलत है? बलबन, ये जो 4 लिखे गए स्टेटमेंट, इनको पढ़िए आप ध्यान से। तो बलबन के संबंध में असत्य है। तो ये देखिए, ये जो तीनों 4 दिए गए ना, उनमें उसने 40 दल यानी कि चहलगानी से संबंध सामंतों का दमन किया। दूसरा है कि कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी है कि उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। तो ये तीनों सही है, मतलब इनमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम बताना है। गुलाम वंश, खिलजी, लोदी, सैयद, तुगलक, ये कैसे आए, इनका एक अपना क्रम बताना है। देखिए, तो इसका क्रम होगा कि पहले तो गुलाम आए, उसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आए हैं तुगलक, फिर आए हैं सैयद, तब लोदी, यानी 1 2 5 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये परिणाम नहीं हुआ, बाकी ये तीनों इसके रिजल्ट हैं। ठीक है, मतलब पहला जो है इसमें नहीं होगा, इसका परिणाम नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? देखिए, बहुत ही ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे। तो इसका जो रीज़न था वो था ये 1 2 3 इसका आंसर होगा। मतलब उनके समाज का पृथकतावादी अनुदार होना, असमानता पर आधारित राज्याती व्यवस्था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उन्नति, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले आया है, इसके बाद इसमें आपको बताना है सही अनुक्रम। तो फिर ये आराम शाह आया है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, तब रजिया सुल्तान, यानी 1 4 2 3 इसका आंसर होगा। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये मुख्य द्वार है किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे करना है आपको, निम्न में सुमेलित करना है। कौन सुमेलित है, ध्यान से देखिए। तो देखिए, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको क्या बुलाया जाता था? तो उसको बुलाया जाता था खराज। ठीक है, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग ये होता था खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको उस्र बुलाया जाता था। और मुस्लिमों पर लगने वाला धर्म कर ये जकात होता था। यानी इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं, ये पूछा है। तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आमिर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में जो है ये सब सत्य हो जाएगा, 1 2 3 4 सब इसको पढ़िएगा। वे सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबुरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया।
उन्होंने ख्याल गायकी का भी आविष्कार किया, तो ये सब सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन कारण उत्तरदायी थे? तो कारण उत्तरदायी थे वो थे, दुर्बल प्रशासन भी हो जाएगा इसमें, तैमूर का आक्रमण भी माना जाता है, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, यानी कि 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गोरी का, ये द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये संस बनी वंश का था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये सब इसके नाम हैं, सहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन सामी, ये सब इनमें सभी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसने मुल्तान यानी करमाथी शासक मुल्तान के खिलाफ किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था किसने? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था, तो ये था भटिंडा, इसको ताबर हिंदा भी बोला जाता था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें वो जीता था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चंदावर के युद्ध के नाम से। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था उसका अंतिम आक्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। नेक्स्ट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है B.A. स्मिथ का। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3, बंगाल विजय 1204-5 एवं आसाम पर आक्रमण 1206 किया था? तो ये किया था किसने? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था देवगिरी का शासक। ठीक है, नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो ये था चौधरी। ठीक है, देखिए इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखते हो तो और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोबारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा लगभग। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश स्थापित हुआ था तैमूर के बाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण है? तो इसके विनाश का कारण है मुसलमान। ठीक है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये था मिनहाज उस सिरास, ये तबकात ए नासरी का लेखक था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो मृत्यु हुआ था जफर खां का, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से।
निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले करों को इंगित करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका खराज एक है, एक उस्र है और एक मुक्तई है, यानी 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? तो तुगलकनामा इसके रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में मोहम्मद गोरी को ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यह प्रदान किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ये ज़्यादा विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये बने होते थे, जो टंका होता था वो चांदी का होता था, ससगनी जो होता था ये भी चांदी का ही होता था। ठीक है। और जीतल जो होता था ये तांबा का होता था, यानी चांदी चांदी तांबा इसका आंसर होगा। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि जीतल और टंका। 2 और 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो तुर्कों ने किया था पोलो खेल का प्रचलन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये था गाजी मलिक। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि जवाबीत थे। तो जवाबीत क्या थे? ये थे राज्य कानून। जवाबीत मतलब राज्य कानून को बुलाया जाता था जवाबीत। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक के समय ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे अब कथन है और ये रीजन है। कथन के अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और रीजन है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब कौन सही है इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा वो होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे भी करना है आपको मिलान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। ABCD को 1 2 3 4 5 से मिलान करना है। यहाँ पे लेखक है और यहाँ पे पुस्तक। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो जियाउद्दीन बर्नी इसने लिखा है तारीख ए फिरोज शाही। हसन निज़ामी इसने लिखा है ताजुल मासिर। और मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकात ए नासिरी। और यहिया बिन अहमद सरहिंदी इसने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यह है रत्ती। इसको रक्तिका भी बोला जाता है संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो ये इब्न बतूता ने दिया था डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। नेक्स्ट है कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था? तो इसने भारत पे आक्रमण किया था 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक शासक के निधन पर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी।
ये जो है नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग स्थापित किया था। तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो ये माना गया था सीतार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो आमिर खुसरो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था मंगोल आक्रमण का भय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों का पर खलीफा का नायाब यानी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है उसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से किसने बगदाद के खलीफा मंसूर मतलब स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ये समझा था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक काल जो है एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें सही है कि पहले बहलोल लोदी आया, फिर सिकंदर शाह, तब इब्राहिम लोदी। ये सी वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। ठीक है, ये सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला है, यहाँ पे आपका कथन और कारण है, असरेशन रीजन। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। ये कथन है। कारण है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में 2002 में आया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित में युगों में से कौन सही रूप से सुमेलित है? ऑलरेडी सुमेलित है, वो बताना है आपको। तो दीवान ए बंदगान ये संबंधित है तुगलक से, ये सही है। बाकी जो है तीनों सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? इसका अर्थ था इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फिरोज शाह तुगलक था ये। देखिए यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कथन है और यहाँ पे रीजन है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। रीजन है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था।
तो देखिए इसका आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो जिल ए इलाही का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। ये गौरव पाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, ये स्थित है, तो ये स्थित है नागौर जोधपुर में। ठीक है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40सा दल का गठन किया? तो 40सा दल का गठन किया था। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? ये था इमामुद्दीन रैहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी 40सा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ये सफाया कर दिया था बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में? तो ये हुआ था, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन के राज्यकाल में ये हुआ था। बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी दीवान ए आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना, यानी ए और बी ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी कि पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? इसे शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो अफरसियाब का इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी? तो सही जवाब होगा इसका, ये सब घटनाएं इसके काल में घटी हैं, 1, 2, 3 ABC ये तीनों। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान को इसका श्रेय जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो इसका मूल नाम था अली गुरुसाफ्त। ठीक है, देखिए वीडियो को रोक के अगर आप आंसर करेंगे तो सही रहेगा। जो क्वेश्चंस ज़्यादा इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है तो फिर आप दोबारा रिवीजन नहीं कर पाते हो। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर है, मलिक काफूर था वो। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा गया था उसे। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 में किया गया था। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, तो ये क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। ठीक है, ये सब हो जाएगा चारों। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा जो है राय रवाना यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नौसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो कहाँ के शासक को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं।
दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो ये प्रदान किया था किसने? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप रुद्रदेव ने। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। नेक्स्ट है कि किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंसेस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो ये जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो ये प्रथा चलाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी कि 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था। तो इसको भी स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है? ये 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों को पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 ये सब सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है ये सब के सब सही हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ये बाजार था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का ये बाजार था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित सिरी का किला, सिरी फोर्ट और हजरत सतून राजमहल 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता, तारीख ए इत्दाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो ये अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ये हुआ था गयासुद्दीन तुगलक का, इस तरह से मृत्यु हुआ था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए यहाँ पे अब करना है मिलान आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्यों एवं राज्यों के संस्थापक से सुमेलित इसको करना है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग। ये बहुत आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा। मदुरा यानी माबर का जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर का हरिहर बुक्का, वारंगल का कन्हैया और बहमनी का हसन गंगू। यानी कि ए का जो है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये डायरेक्ट ऐसे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह उक्ति किसकी है? ये कथन है मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है कि किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी?
तो कहाँ हुई पूछा है, ये हुआ था थट्टा में। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वान किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? इनको राजकीय संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आखिरी में 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से होमवर्क, और पीछे के वीडियोस को भी जरूर देखिए, डेली बेसिस पे यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार एवं इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? यह आदेश दिया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? ये लिखा था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाही, फिरोज तुगलक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब हक ए सर्ब मतलब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो ये कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के समय जो सिक्का बना था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब उसको सत्ता से हटाने में हाथ था तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, कि वह मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, ये 1 और 3 केवल सही है। CDS 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नंबर 191 और क्वेश्चन नंबर 192। इसका आंसर आप दोनों का कर देना, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन 191 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। और चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खां, एसुगाई, तेमुचिन, ओगंदी। इन दोनों प्रश्न का आंसर करिए। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके तमाम सभी वीडियोस को देखिए। लगभग सभी टॉपिक मैंने, कल ही एक वीडियो मैंने बनाया था मुगल एम्पायर पे, पूरे 1 घंटे का वीडियो, मतलब 1526 से 1857, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट कराया। और आज मैंने करा दिया 1206 से 1526, मतलब 600 साल का इतिहास तो आपको मैंने 2 वीडियोस में करा दिए, पिछले 2 वीडियोस में। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देखिए। ऐसे ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, देखिए। अब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट PCS, रेलवे, SSC या फिर और कोई भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, पुलिस, दरोगा, जो भी एग्जाम हो सब में हेल्प करेगा। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे DRDO है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। UPSC EPFO एक फॉर्म आया है, उसमें भी ये सब हेल्प करेगा। दिल्ली पुलिस में, सब में मदद करेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।